जय हिंद साथियों। आज शुरुआत करते हैं हम दैनिक जागरण न्यूज़पेपर का एनालिसिस करना। आज तारीख है 1 अक्टूबर 2022 और आज का दिन है शनिवार। तो हम विस्तृत विश्लेषण करने से पहले एक बार देख लेते कि आज हम किन खबरों को देखने वाले हैं। तो हम सबसे पहली खबर बैंकिंग सिस्टम से देखेंगे, जिसमें आरबीआई ने जो रेपो रेट में वृद्धि की है उसका असर क्या पड़ेगा कर्जदाताओं पर, और जो कर्ज लेने वाले हैं उन पर क्या असर पड़ेगा। यहाँ पर हम मौद्रिक नीति समिति को देखने का प्रयास करेंगे, रेपो रेट को समझने का प्रयास करेंगे, फिर लैंडिंग रेट क्या होती है उसको समझने का प्रयास करेंगे। फिर हम देखेंगे GS3 से संबंधित, जिसमें हम देखेंगे गांधीनगर मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस के रूट को देखने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर हम वंदे भारत एक्सप्रेस की विशेषताओं को देखेंगे और यहीं पर हम जो गतिशक्ति प्लान है उसको देखने का प्रयास करेंगे, नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी को देखने का प्रयास करेंगे। फिर हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिहाज से यूक्रेन का मैप का एनालिसिस करेंगे, वहां पर देखने का प्रयास करेंगे लुहांस्क, दोनेस्क, खेरसान और जपोरिजिया को देखने का प्रयास करेंगे। फिर हम चीफ ऑफ डिफेंस को देखने का प्रयास करेंगे, हाल ही में किन को CDS नियुक्त किया गया है और चीफ ऑफ डिफेंस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, कहाँ पर वो स्टैंड करता है, उनको देखने का प्रयास करेंगे हम। फिर हम देखेंगे H1 वीजा को देखने का प्रयास करेंगे कि H1 वीजा क्या होता है, इसका NRI से क्या संबंध है, रेमिटेंस से क्या संबंध है, उसको देखने का प्रयास करेंगे। फिर हम गर्भपात कराने वाली नाबालिगों की पहचान नहीं होगी उजागर, तो यहाँ पर हम मेडिकल टर्मिनेसी ऑफ प्रेगनेंसी को समझने का प्रयास करेंगे। फिर यहाँ पर जो अनुच्छेद 14 अनुच्छेद 21 की बात की तो फंडामेंटल राइट्स को भी देखने का प्रयास करेंगे। और यहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने जो पॉक्सो का जिक्र किया तो देखने का प्रयास करेंगे कि पॉक्सो कानून क्या है और क्यों लाया गया था पॉक्सो कानून। आशा पारेख को राष्ट्रपति मुर्मू ने किया दादा साहेब फाल्के से सम्मानित, तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार को देखने का प्रयास करेंगे कि क्यों दिया जाता है, इससे पहले किसको दिया गया है, सबसे पहले जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है वो किसे दिया गया है और जो आशा पारेख इनको क्यों दिया जा रहा है। फिर आप अभिव्यक्ति में बदलाव मांग रहा गंगा सफाई अभियान, तो इसे आप स्वयं पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। GS3 कंजर्वेशन इन इन्वायरमेंट से जोड़कर देख सकते हैं कि गंगा सफाई अभियान की जरूरत ही क्यों पड़ी, गंगा इतनी प्रदूषित क्यों हुई, उसके पीछे की वजह क्या है। तो आप वहाँ पर इंडस्ट्रियल रीजन को भी देखने का प्रयास कीजिए, धार्मिक स्थलों को देखने का प्रयास कीजिएगा, हरिद्वार, वाराणसी, इलाहाबाद, तो इनसे आप लिंक करने का प्रयास कीजिएगा कि सरकार ने गंगा सफाई अभियान के लिए कौन से प्रयास किए हैं। नमामि गंगे को आप पढ़ेंगे यहाँ पर, तो इस तरह से आपको ये खबर देखनी है और इसको आप स्वयं पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। फिर हम इंडियन इकोनॉमी से संबंधित विदेशी मुद्रा भंडार को समझने का प्रयास करेंगे कि विदेशी मुद्रा भंडार क्या होता है, इसमें किन कंपोनेंट्स को शामिल किया जाता है। फिर हम कंट्रीज की तुलना करेंगे विदेशी मुद्रा भंडार में कि कौन सबसे ज़्यादा कंट्री है जो विदेशी मुद्रा भंडार को रखे हुए हैं, भारत की स्थिति कहाँ पर है। उसके बाद हम देखेंगे मैप एनालिसिस में भारत नेपाल से संबंधित जो खबर है उसमें हम नेपाल के मैप का एनालिसिस करेंगे। फिर हम देखने का प्रयास करेंगे कि जो खबर है वो चर्चा में क्यों बनी हुई है। उसके बाद हम हिंद प्रशांत क्षेत्र से संबंधित खबर को देखेंगे कि हिंद प्रशांत क्षेत्र की इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है, कि हर दिन, कल भी हमने इस पर बात की थी कि हिंद प्रशांत क्षेत्र की इंपॉर्टेंस क्या है, तो आज फिर देखने का प्रयास करेंगे। हिंद प्रशांत क्षेत्र की लोकेशन को देखेंगे, हिंद प्रशांत क्षेत्र की इंपॉर्टेंस को देखने का प्रयास करेंगे और जो अमेरिका के जो राष्ट्रपति उन्होंने क्या कहा हिंद प्रशांत क्षेत्र को लेकर उसको देखने का प्रयास करेंगे। काबुल में स्कूल में आत्मघाती बम धमाके में 19 की मौत, तो देखने का प्रयास करेंगे। यानी यहाँ पर हम जो अफगानिस्तान की जो मैप है उसका एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे और देख लेंगे कि ये चर्चा में क्यों बना हुआ है। तो ये तो हमको समझ में आ ही गया है कि चर्चा में क्यों बना हुआ है इसकी हेडिंग पढ़कर। फिर हम GS1 यानी सोलर सिस्टम यूनिवर्स से संबंधित खबर को देखेंगे, यहाँ पर हम सूर्य के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। फिर हम आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान को देखने का प्रयास करेंगे कि इसकी लोकेशन कहाँ अवस्थित है, ये चर्चा में क्यों बना हुआ है, तो इसको देखने का प्रयास करेंगे। हम यूक्रेन का मैप का एनालिसिस करेंगे। उसके बाद हम अफगानिस्तान के मैप का एनालिसिस करेंगे, फिर नेपाल का मैप का एनालिसिस करेंगे। फिर हम CDS को देखेंगे कि CDS का जो पदानुक्रम है वो कहाँ पर आता है, यानी हायरार्की मॉडल में कहाँ पर स्टैंड करता है CDS का मॉडल, उसको देखने का प्रयास करेंगे। फिर CDS की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है, यानी CDS की जो कर्तव्य जिम्मेदारियाँ वो क्या है, इसका हिस्ट्री देखने का प्रयास करेंगे कि CDS का पद क्यों आया है, इसके पीछे की वजह क्या थी। फिर ग्लोबल सिनेरियो में समझने का प्रयास करेंगे कि भारत में जिस तरह CDS है तो दूसरे देशों में क्या है। फिर हम मौलिक अधिकार को देखेंगे, फिर मौलिक अधिकार में देखने का प्रयास करेंगे समानता का अधिकार, फिर
धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकारों को देखने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर हम एक ओवरव्यू लेने का प्रयास करेंगे। फिर हम वंदे भारत एक्सप्रेस को देखने का प्रयास करेंगे, उसके की फीचर्स क्या उसको देखने का प्रयास करेंगे। फिर हम एक तुलना कर लेंगे वंदे भारत और शताब्दी एक्सप्रेस में स्पीड के लिहाज से। फिर हम इंडो पैसिफिक रीजन को देखने का प्रयास करेंगे, उसकी इंपॉर्टेंस को समझने का प्रयास करेंगे इन आंकड़ों के थ्रू। फिर एक अन्य पिक्चर के थ्रू फिर समझने का प्रयास करेंगे इंडो पैसिफिक रीजन को। फिर हम अबॉर्शन से संबंधित खबर को देखेंगे कि अबॉर्शन की स्टेटस क्या है इंडिया में, कौन परफॉर्म करता है, कहाँ पर प्रोसीजर की जाती है, इसके रीजन क्या होते हैं टर्मिनेसी को, उसको देखने का प्रयास करेंगे। फिर हम जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट में जो अबॉर्शन है उसका कारण को देखने का प्रयास करेंगे कि वो कितना बड़ा योगदान देता है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट में। उसके बाद हम देखेंगे गर्भपात को लेकर क्या है कानून भारत में। फिर हम दादा साहेब फाल्के अवार्ड को देखने का प्रयास करेंगे, उसका थोड़ा ओवरव्यू लेने का प्रयास करेंगे, यानी संक्षिप्त में देखेंगे कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार क्यों दिया जाता है, किसकी याद में दिया जाता है, पहला अवार्ड किसको दिया गया था। तो हम एक इस सारणी के थ्रू समझने का प्रयास करेंगे कि अभी आखिरी में किसको दिया गया है, तो आशा पारेख को दिया गया है, क्यों दिया गया है उनको देखने का प्रयास करेंगे। इससे पहले किसको दिया गया है तो उनको देखने का प्रयास करेंगे। फिर हम एक पिक्चर के थ्रू देखने का प्रयास कर लेंगे जो दादा साहेब फाल्के अवार्ड है उसको। फिर हम देखने का प्रयास करेंगे कि न्यू लॉजिस्टिक पॉलिसी है वो क्या है। उसके बाद हम देखेंगे इसका क्या बेनिफिट्स होगा नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी का। उसके बाद हम पीएम गति शक्ति को समझने का प्रयास करेंगे। फिर उसके यानी जो नेशनल मास्टर प्लान है उससे जुड़ी क्या खास बातें उनको देखने का प्रयास करेंगे। फिर हम जो वंदे भारत एक्सप्रेस है जो गुजरात को और महाराष्ट्र को जोड़ने का प्रयास करेंगे तो उसको रूट को देखने का प्रयास करेंगे एक बार। फिर हम सन से संबंधित देखने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से उस पर स्फोट हो रहे हैं, किस तरह से उस पर विस्फोट होते हैं। फिर हम सन के बारे में जान लेंगे, कुछ छोटी सी जानकारी देखेंगे यहाँ पर। फिर हम एनाटॉमी ऑफ द सन को देखने का प्रयास करेंगे। फिर हम देखेंगे जो एक्सटर्नल बेंचमार्क लैंडिंग रेट क्या होता है उसको देखने का प्रयास करेंगे। फिर रेपो रेट क्या होती है, बैंक रेट क्या होती है उनको देखने का प्रयास करेंगे। फिर यहाँ पर हम आरबीआई को देखने का प्रयास करेंगे, यहाँ पर हम मौद्रिक नीति को देखेंगे, फिर नीतिगत दरों को देखेंगे, आरक्षित अनुपात को देखने का प्रयास करेंगे यहीं पर हम। फिर हम पॉक्सो को देखेंगे यानी द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, तो उसको देखने का प्रयास करेंगे कब स्टेब्लिश किया गया है, क्यों किया गया था, इससे पहले क्या कानून था। और एक अन्य पिक्चर के थ्रू समझने का प्रयास करेंगे पॉक्सो को, पॉक्सो की जो फीचर्स है उसको देखने का प्रयास करेंगे। फिर हम फॉरेन रिजर्व को देखेंगे, फॉरेन रिजर्व क्या होता है, उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं फॉरेन रिजर्व को, उसको देखने का प्रयास करेंगे। फिर हम देखेंगे कि फॉरेन कंट्री करेंसी होल्डर सबसे बिगेस्ट कौन है, भारत की स्थिति कहाँ पर लाई करती है उसको देखने का प्रयास करेंगे। फिर हम रेमिटेंस को समझने का प्रयास करेंगे कि रेमिटेंस क्या होती है, इसमें क्या चीज़ कंसिडर की जाती है, इसके अच्छे क्या है, इसका बुरा प्रभाव क्या होता है। फिर हम देखेंगे कि वीज़ा का मतलब क्या होता है। फिर हम देखेंगे कि पासपोर्ट और वीज़ा में क्या अंतर होता है। फिर आउटबाउंड स्टेट्स को देखने का प्रयास करेंगे। फिर परसेंटेज ऑफ टोटल रेमिटेंस, तो किस स्टेट का सबसे ज़्यादा योगदान है उसको देखने का प्रयास करेंगे, इसके पीछे की वजह को देखेंगे कि केरला महाराष्ट्र का ही सबसे ज़्यादा क्यों है। फिर माइग्रेंट रेमिटेंस इनफ्लो, तो देखने का प्रयास करेंगे कि भारत में कहाँ आता है मतलब रेमिटेंस की स्थिति में, तो देखने का प्रयास करेंगे। फिर हम देखेंगे कि H1 वीज़ा क्या होता है, किनको सबसे ज़्यादा जारी किया जाता है। यहाँ पर हम जो टॉप कंट्रीज ओरिजिन है उनको देखने का प्रयास करेंगे, इस कि भारत की लिहाज से ये महत्वपूर्ण क्यों है H1B वीज़ा। फिर हम देखेंगे कि टॉप डेस्टिनेशन स्टेट कौन से अमेरिका को, उनको देखने का प्रयास करेंगे। फिर टॉप स्पॉन्सर कंपनीज कौन सी है। फिर उसके बाद देखेंगे ओरिजिन ऑफ रेमिटेंस, तो ये भारत में समझने का प्रयास करेंगे कि भारत में रेमिटेंस सबसे ज़्यादा कहाँ से आता है। फिर हम देखेंगे NRI रेमिटेंस शेयर टॉप 5, तो वही अभी जो हमने पिक्चर के थ्रू समझा था। फिर देख लेंगे कि महाराष्ट्र, केरला, तमिलनाडु, दिल्ली, तो इनमें सबसे ज़्यादा क्यों है रेमिटेंस का शेयर, तो उसको देखने का प्रयास करेंगे। तो इस तरह से आज हमारे चर्चा के विषय रहेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारी पहली खबर से। त्योहारी सीजन में महंगे कर्ज की मार, तो GS3 इंडियन इकोनॉमी से जोड़कर देख सकते हैं, बैंकिंग सिस्टम से जोड़कर देख सकते हैं इंडियन इकोनॉमी के अंदर। तो RBI ने रेपो रेट में फिर 50 आधार अंक की वृद्धि की, 3 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंची ब्याज दरें। तो RBI ने रेपो रेट में 0.50% की एक और वृद्धि की है।
गवर्नर डॉक्टर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में मौद्रिक नीति समिति की बैठक के बाद यह फैसला किया गया है। समिति के 6 में से 5 सदस्य इस फैसले पर सहमत थे। इस तरह नीतिगत ब्याज दरें 3 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई हैं। मई 2022 के बाद ये चौथी बढ़ोतरी है। रेपो रेट में इस वृद्धि के बाद बैंकों की तरफ से होम लोन, ऑटो लोन और दूसरे पर्सनल लोन की दरों में भी वृद्धि संभव है। अब रेपो रेट बढ़कर कितनी हो गई है? तो 5.90% हो गई है। ब्याज दर बढ़ने से सिर्फ मासिक किस्त ही नहीं बढ़ती हैं, बल्कि कुल जो ब्याज के तौर पर देय राशि भी बढ़ जाती है। कुछ बैंक ग्राहकों पर मासिक किस्त का बोझ डालने की बजाय लोन अवधि बढ़ा देते हैं। नई वृद्धि के बाद उनकी मासिक किस्त में 35 रुपये प्रति लाख का इजाफा होने का अनुमान है। इसी तरह से ऑटो लोन की मासिक किस्त में भी 24 रुपये प्रति लाख बढ़ सकती हैं। तो अब इसका असर कैसे पड़ रहा है आम उपभोक्ता को पर? तो आप यहाँ से आंकड़ों से देखने का प्रयास कीजिए कि यहाँ पर रेपो रेट बढ़ाई है तो हम पर क्या असर पड़ेगा। तो यहाँ पर बताया कि जो 1 लाख रुपए पर कितना 35 रुपये का इजाफा हो जाएगा। ऑटो लोन पर जो मासिक किस्त है उसमें 24 रुपये प्रति लाख की बढ़ोतरी हो जाएगी। तो इस तरह से इस पर हमारे पर असर पड़ता है। अब यहाँ पर तो 24 रुपये तो हम क्या इसको इग्नोर करते हैं, लेकिन इसको आप एक इंडियन इकोनॉमी यानी एक मैक्रो लेवल पर देखने का प्रयास कीजिए तो इसका कितना बड़ा असर पड़ता है। दिसंबर तक मुद्रास्फीति के आरबीआई के संतोषजनक स्तर 6% से ऊपर आने का अनुमान है। तो आरबीआई की जो संतोषजनक स्तर कौन सा है? तो 2 से 6 के बीच में अगर महंगाई रहती है तो वो एक तरह से आइडियल स्थिति यानी इस रेंज के अंदर रहना ही भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक अच्छी बात है। ना तो 2 से कम हो ना 4 से ज़्यादा यानी 6 से ज़्यादा न हो, यानी 2 से 4 यानी 4 + -2 यानी 4 से नीचे यानी 2 और 4 + 2 यानी 6 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 2 से कम हुआ तो भी आर्थिक विकास प्रभावित होता है और 6 से ज़्यादा हुआ तो भी आर्थिक विकास प्रभावित होता है। तो इस तरह से जो आइडियल रेंज है वो कितनी है? तो 2 से 6 के बीच में। आरबीआई उसी को प्रयास कर रहा है कि रेपो रेट बढ़ाने की, ताकि जो महंगाई की जो दर है उसको 2 से 6 के बीच में लाया जा सके। आरबीआई ने रुपये के लिए कोई निश्चित विनिमय दर तय नहीं की है। अस्थिरता पर बाजार में हस्तक्षेप का विकल्प यानी हमने जो हमारी एक्सचेंज रेट है वो किस पर छोड़ रखी है? तो वो मार्केट फोर्सेस पर छोड़ रखी है यानी डिमांड एंड सप्लाई पर। लेकिन जब बाजार में ज्यादा अस्थिरता आती है तब आरबीआई उसमें हस्तक्षेप कर सकता है। एसबीआई ने एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट यानी EBLR व रेपो लिंक्ड लेंडिंग रेट में 50 आधार अंक की वृद्धि की है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर जो जिक्र किया उन सब चीज़ों को देखते हैं। हम रेपो रेट को देखने का प्रयास करेंगे, मौद्रिक नीति समिति को देखने का प्रयास करेंगे। आप यहाँ पर एक रेपो रेट में जो बदलाव है उसको एक बार देखने का प्रयास कीजिए कि 6 जून को कितनी थी, यानी 4.7% थी रेपो रेट। फिर धीरे धीरे उसमें बढ़ोतरी हुई, फिर कम किया गया 2020 के आसपास उसमें कमी आई थी, लेकिन फिर 3 मई के बाद धीरे धीरे उसमें बढ़ोतरी की गई और अब कितनी हो गई रेपो रेट? तो 5.90% हो गई है। होम, ऑटो व पर्सनल लोन की मासिक किस्त में भी बढ़ोतरी तय, आगे भी बढ़ सकती है ब्याज दरें। तो अब हम जो यहाँ पर बात की कि होम, ऑटो, पर्सनल लोन की मासिक किस्त बढ़ेगी तो इसको समझेंगे कि किस तरह से इसको भी प्रभावित करेगी ये। तो पहले हम समझते हैं कि जो बैंक रेट है और रेपो रेट है वो क्या होती है। तो सेंट्रल बैंक गिव लोन्स टू कमर्शियल बैंक फॉर लैंडिंग टू पब्लिक, यानी कहना चाह रहा है कि जो सेंट्रल बैंक है, सेंट्रल बैंक कौन है हमारी? तो आरबीआई है। और कमर्शियल बैंक का यहाँ एग्जाम्पल लिया है एसबीआई। तो अब एसबीआई की जगह कोई भी हो सकती थी, बैंक ऑफ बड़ौदा हो सकती थी, आईसीआईसीआई हो सकती थी, एचडीएफसी हो सकती थी। अब आरबीआई जो लोन दे रहा है किसको? कमर्शियली बैंक को। जिस रेट पर दे रहा है उसको क्या बोल रहे हैं? रेपो रेट या बैंक रेट कह रहे हैं। तो यहाँ पर कितनी हो गई? तो यहाँ पर एग्जाम्पल की तो दिखाया हुआ कि 8% हो गई। और अभी कितनी है? तो अभी हमको पता है कि 5.90% है क्या? रेपो रेट। उसके बाद अब एसबीआई जो ये लोन लिया है ये किसको देने का प्रयास करेगा? तो ये पब्लिक को देगा। अब पब्लिक को जिस रेट पर देगा उसको क्या कहेंगे हम? तो लेंडिंग रेट ऑफ द बैंक, जिसमें भी एसबीआई ने बढ़ोतरी कर दी है। तो आप यहाँ पर समझने का प्रयास कर रहे हैं कि जो रेपो रेट है उससे ज़्यादा ही हमेशा होती है लेंडिंग रेट ऑफ बैंक। तो इसको समझने का प्रयास करेंगे कि ये ज़्यादा ही क्यों, कम क्यों नहीं हो सकती थी। अब यहाँ पर दिखा हुआ कि रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ट बाय सेंट्रल बैंक ऑन दिस लोन इस रेपो रेट। तो यहाँ पर समझ में आ ही गया कि जब आरबीआई ने एसबीआई को लोन दिया है तो उस पर जिस जिस चार्ज से वो इंटरेस्ट दिया है उसी को तो हम बोल रहे हैं कि जो रेपो रेट या बैंक रेट है। एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पर समझाया कि आरबीआई गिव
loan to SBI at 8%. SBI issue this money to give loan to Mr. A at the 11%. तो ये सिखाया हुआ है यहाँ पर एक एग्जाम्पल के थ्रू। तो हमने समझ लिया कि रेपो रेट और बैंक रेट क्या है। अब नीचे देख लेते हैं कि जो रेपो रेट है उसको डिटरमाइंस कौन करता है, तो सेंट्रल बैंक। तो अब इंडिया में कौन है सेंट्रल बैंक, तो आरबीआई है। अब जो लैंडिंग रेट ऑफ बैंक है उसको कौन डिसाइड करता है, तो इट डिटरमाइंड इंडिविजुअल बाय ईच बैंक। यानी यहाँ पर कौन हो गया, जो बैंक, तो यहाँ पर एसबीआई हो गया जो इंडिविजुअली डिटरमाइन कर रहा है क्या, लैंडिंग रेट। अब हम यहाँ पर जो बात कर रहे थे कि जो रेपो रेट से जो लैंडिंग रेट ऑफ बैंक है वो ज़्यादा ही है, तो ज़्यादा क्यों है, तो उसको पीछे की वजह को आप इससे समझने का प्रयास कीजिए कि अब उसने जो लैंडिंग रेट है वो ज़्यादा ही क्यों की है। तो उसमें उसने क्या क्या जोड़ा है, तो उसने वन एक्सटर्नल बेंचमार्क को जोड़ा है, रेपो रेट को कंसिडर किया है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो 3 मंथ्स की ट्रेजरी बिल यील्ड है उसको इंक्लूड किया है। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 6 मंथ ट्रेजरी बिल यील्ड है, यानी जो लाभ होता है उसको इंक्लूड किया है ट्रेजरी बिल को। और एनी अदर बेंचमार्क मार्केट इंटरेस्ट रेट पब्लिश्ड बाय FBIL। और उसमें उसने कॉस्ट ऑफ कैश रिजर्व रेशो को इंक्लूड किया है, कॉस्ट ऑफ फंड्स को इंक्लूड किया है, ऑपरेटिंग कॉस्ट को इंक्लूड किया है, प्रॉफिट मार्जिन को इंक्लूड किया है। तो इस तरह से जो बना है, तो उसी से क्या बना है फिर, बैंक लैंडिंग रेट। यानी अगर मान लीजिए कि बैंक आरबीआई ने जो रेपो रेट पर उसको लोन दिया, अगर उसी पे लोन देगा तो उसको क्या फायदा होगा, तो फिर उसका बिजनेस करने का मतलब ही क्या रहा। तो इसीलिए वो अपना जो कॉस्ट है, जो फंड की कॉस्ट आ रही है और जो ऑपरेटिंग कॉस्ट आ रही है, उसका प्रॉफिट मार्जिन निकालने के बाद जो रेट आती है उसको बोलते हैं बैंक लैंडिंग रेट, जिसमें जो बैंक है उसका अपना प्रॉफिट भी शामिल होता है। अब हम आरबीआई की जो साइड पे आते हैं, आरबीआई की साइड से यहाँ पर देखने का प्रयास करते हैं कि जो हाल ही में नीतिगत दरों में परिवर्तन किया है, तो हम कहाँ से देख सकते हैं उनको। तो ये नीति रेपो दर, जिसमें हमने देखा कि 5.90% की बढ़ोतरी की है। यहाँ पर आप स्थायी जमा सुविधा दर को देख सकते हैं कि 5.65% है। सीमांत स्थायी सुविधा दर 6.15% है। बैंक दर कितनी है, तो 6.15% है। फिर यहाँ पर प्रत्यावर्ती रेपो दर को दिखाओ, यानी जो रिवर्स रेपो रेट है तो 3.35% है, जो रेपो रेट से कम है। फिर आप यहाँ पर जो CR है, यानी जो कैश रिजर्व रेशियो है, उसको देख सकते हैं कि उसकी दर कितनी है, तो 4.50% है। SLR तो उसका कितना रखा गया है, तो 18% रखा गया है। यहाँ पर विनिमय दरों को देख सकते हैं, आपकी भारतीय रुपया, यानी एक अमेरिकी डॉलर में कितना आ रहा है, तो 81.55% के 55 रुपये के बराबर। यहाँ पौंड में दिखाया कि पौंड स्टर्लिंग में जो रुपये का अनुपात कितना है, तो 90। या यूरोप में दिखाया कि 80 रुपये, यानी 1 यूरो इजकल टू 80 रुपये, 1 पाउंड स्टर्लिंग इजकल टू 90 रुपये, 1 अमेरिकी डॉलर इजकल टू 81 रुपये, और 100 जापानी येन इजकल टू 56 रुपये। और यहाँ पर आधार दर को दिखाया हुआ है, बचत जमा दर। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। हमारे काम की तो ये ऊपर वाली थी, इनको देखना था। अब हम देखते हैं कि जो मौद्रिक नीति उसको देखने का प्रयास करते हैं। तो ये मौद्रिक नीति, तो मौद्रिक नीति का प्राथमिक उद्देश्य विकास के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता बनाए रखना है। तो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की प्रस्तावना में कहा गया है। अब मौद्रिक नीति समिति की बात की, तो आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा 45 ZDB में अधिकार प्राप्त 6 सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति का प्रावधान किया गया है, जिसका गठन केंद्र सरकार द्वारा सरकारी राजपत्र में अधिसूचना के माध्यम से किया जाता है। अब इसमें 6 सदस्य की बात की तो वो देख लेते हैं। एक भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर होते हैं, जो प्रधान अध्यक्ष होते हैं। इसके मौद्रिक नीति के प्रभारी उप गवर्नर होते हैं, यानी जो भारतीय रिजर्व बैंक के प्रधान सदस्य होते हैं। केंद्रीय बोर्ड द्वारा नामित किए जाने वाले भारतीय रिजर्व बैंक के एक अधिकारी होते हैं, जो प्रधान सदस्य होते हैं, यानी पद पर बैठते ही इसके सदस्य बन जाते हैं। और यहाँ पर जो 6 दिखाया हुआ, आशिमा गोयल, प्रोफेसर इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान, प्रोफेसर जयंत R वर्मा, प्रोफेसर भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद, डॉक्टर शशांक भिंडे, वरिष्ठ सलाहकार राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद दिल्ली। तो ये 6 सदस्य हो गए हैं। उपयुक्त 4 से 6 में संदर्भित, यानी ये जो बात की है प्रोफेसर आशिमा की, प्रोफेसर जयंत R वर्मा की, शशांक भिंडे की, ये अवधि 4 वर्ष की या अगले आदेश तक जो भी पहले हो पद पर रहेंगे।
MPC यानी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी महंगाई के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक नीतिगत रेपो दर निर्धारित करती है। MPC को साल में कम से कम 4 बार बैठक करनी होती है। कम से कम मतलब है 4 तो करनी है, उसके बाद आप कितनी भी कर सकते हो। MPC की बैठक के लिए कोरम 4 सदस्यों का, यानी 4 सदस्य नीचे होने पर MPC की जो बैठक है वो नहीं आयोजित की जा सकती है। MPC के प्रत्येक सदस्य का एक मत होता है और मतों की समानता की स्थिति में गवर्नर के पास दूसरा या निर्णायक मत होता है। MPC यानी मौद्रिक नीति समिति का प्रत्येक सदस्य प्रस्तावित संकल्प के पक्ष में या उसके विरोध मतदान करने के कारणों को निर्दिष्ट करते हुए अपना बयान लिखता है। तो इस तरह से हमें एक ओवरव्यू लेना था कि मौद्रिक नीति समिति है वो क्या है। अगर आपको और अच्छी जानकारी चाहिए तो आप RBI की साइट पर आकर अच्छे से जानकारी को देख सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगली खबर पर। भारत के भाग्य को देश के शहर आकार देंगे मोदी। तो GS3 इंडियन इकोनॉमी इंफ्रास्ट्रक्चर से जोड़कर देख सकते हैं। तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर में शुक्रवार को गांधीनगर मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के बाद प्रधानमंत्री मोदी इस ट्रेन में से अहमदाबाद के कालुपुर रेलवे स्टेशन तक यात्रा भी की। अब यहाँ पर जो बात की वंदे भारत ट्रेन की उसको देखने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से यह आत्मनिर्भर भारत का जीता जागता उदाहरण है। गुजरात के दौरे पर दूसरे दिन गांधीनगर मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस की जो सेमी हाई स्पीड ट्रेन है उसको हरी झंडी दिखाने के साथ ही अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन किया। अहमदाबाद में एक रैली में इस ट्रेन पर प्रसन्नता जाहिर करते हुए कहा कि तेज रफ्तार ही देश के तीव्र विकास की गारंटी है। गति शक्ति के नेशनल मास्टर प्लान और नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी में भी यह दिखाता है। रेलवे गति को बढ़ाने का अभियान इसका एक स्पष्ट उदाहरण है। तो यहाँ पर जो नेशनल मास्टर प्लान की बात की उसको देखेंगे, नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी उसको देखने का प्रयास करते हैं, फिर वंदे भारत ट्रेन उसको देख लेते हैं एक बार। अब वंदे भारत को देखने का प्रयास कीजिए, एक पिक्चर के थ्रू समझने का प्रयास कीजिए कि इसका लुक कैसा है, किस तरह से इसकी आकृति है वो बनाई गई। यहाँ पर लिखा हो वंदे भारत। एक अन्य पिक्चर के थ्रू भी समझने का प्रयास कीजिए वंदे भारत को आप। इसका कलर किस टाइप का है, इसका सामने से पेज कैसा दिखता है, ये अंदर का इंटीरियर लुक दिखाया हुआ कि किस तरह से इसका सेटिंग सिस्टम है। अब हम इसकी की फीचर्स को देखने का प्रयास करते। द न्यू वंदे भारत एक्सप्रेस, तो इंडिया सेकेंड इंडिजिनियस बिल्ड इंजन लेस ट्रेन विल प्ले बिटवीन, अब गांधीनगर से मुंबई के बीच में जो चलेगी। अब पहले किसके बीच में चलाई गई थी, तो दिल्ली एंड कटरा के बीच में चलाई गई थी। इसके की फीचर्स को देखने का प्रयास करते तो ये एक तरह से इंजन रहित और सेल्फ प्रोपोलेट ट्रेन है। इसमें ऑल एयर कंडीशन चेयर कार सर्विस है, 16 कोचेस हैं और खिड़कियों पर पथराव से सुरक्षा के लिए भी इसके कांच इस तरह से डिजाइन किए गए कि वो पथराव से भी बचाव कर सकते हैं। CCTV सर्विलांस लगाए गए हैं, GPS बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है, वाईफाई की सुविधा दी गई है। अब यहाँ पर वंदे भारत और वर्सेस शताब्दी एक्सप्रेस की तुलना की गई है कि जो शताब्दी एक्सप्रेस है उसकी स्पीड कितनी, तो 130 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड है। और यहाँ पर दिखाया हो कि जो वंदे भारत तो पोटेंशियल स्पीड है वो कितनी है, तो 160 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इस तरह से आप दोनों को भी देख सकते हैं कि इसकी स्पीड कितनी ज़्यादा है, इसकी सुविधाएं क्या है, इसकी फीचर्स क्या हैं। अब हम देखते हैं जो रूट की बात की उस रूट को देख लेते हैं। जिस रूट की हमने बात की कि जो गुजरात के गांधीनगर से महाराष्ट्र के मुंबई को जोड़ने का काम करेगी वंदे भारत एक्सप्रेस, तो उसको देखने का प्रयास कीजिए कि किस तरह से ये जो कौन सा सागर आ गया, तो अरब सागर आ गया है। इधर अहमदाबाद, फिर वडोदरा, सूरत, वापी और मुंबई को जोड़ने का प्रयास करेगी, जिससे दोनों राज्यों के बीच में एक तरह से जो आर्थिक विकास उसको बढ़ावा मिलेगा और जो पीपल की कनेक्टिविटी इस राज्य से दूसरे राज्य में बढ़ोतरी होगी और इन दोनों के जो राज्य है उनके विकास को भी कहीं ना कहीं एक तरह से एक नई ऊंचाइयों को पहुंचाने में मदद करेगी। तो इस तरह से आप इसके रूट को देखकर और अच्छे से एनालिसिस कीजिए कि और कौन कौन से जो डिस्ट्रिक्ट से उनसे होकर गुजर रही हैं, यहाँ पर कौन सी नदी होकर बह रही है, कौन से पुल से होकर निकलेगी ये। इससे क्या है कि आपको याद रहने में, जो आपकी मेमोरी क्षमता है उसको बढ़ाने में मदद मिलेगी। अब हम देखते हैं न्यू लॉजिस्टिक पॉलिसी को समझने का प्रयास करते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ डिजिटल सिस्टम यानी IDS, तो कार्गो आवाजाही को सुचारू करने के लिए कई मंत्रालयिक विभागों को डेटा को एकीकृत करेगा। फिर है यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म यानी यूलिप, तो इंटरफेस के माल ढुलाई की सुविधा के लिए उपलब्ध परिवहन के सभी साधनों को प्रदर्शित करेगा।
फिर है ईलॉक्स यानी ईज ऑफ लॉजिस्टिक्स, तो लॉजिस्टिक व्यवसाय के लिए नियमों को सरल करने का काम करेगा। फिर ये सिस्टम इम्प्रूवमेंट ग्रुप यानी SIG, समयबद्ध तरीके से बाधाओं को दूर करने के लिए मंत्रालयों के अधिकारी नियमित रूप से सभी लॉजिस्टिक जो प्रोजेक्ट्स हैं की निगरानी करेंगे। फिर उसके बाद है फोकस ऑन स्किलिंग, स्किलिंग पर ध्यान दिया जाएगा, रोजगार पैदा करना भी एक प्रमुख फोकस रहेगा। हैंडबुक यानी जो फिजिकल एसेट्स हैं को गोदामों को मानकीकृत करने का भी लक्ष्य रखा गया है। तो इस तरह से जो न्यू लॉजिस्टिक पॉलिसी है उसके उद्देश्य, एम और क्या किया जाएगा वो इसमें दिखाया हुआ है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जो उसके बेनिफिट्स क्या है, यानी जो नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी उसके फायदा क्या होगा। तो PM गति शक्ति का एक तरह से कॉम्प्लीमेंट होगा यानी पूरक होगा, और माल और लोगों की आवाजाही को निर्बाध बना देगा, यानी सिमलेस जो पीपल है उनका ट्रांजेक्शन मतलब आवाजाही रहेगी। अब यहाँ पर दिखा हुआ है कि इंडिया एक्सपोर्ट विल बिकम ग्लोबली कम्पिटिटिव, तो भारतीय निर्यात विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बन पाएगा। इससे क्षेत्रीय यानी रीजनल लेवल पर वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं के साथ भारत का बेहतर एकीकरण होगा। विल रिड्यूस कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, तो ये व्यवसाय करने की जो लागत है उसको घटाने का काम करेगा। अब हम देखते हैं जो गति शक्ति की बात की उसको देखने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर दिखवाए हो कि प्रगति की गति, भारत की शक्ति, अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोत्साहन। तो आप पीछे देखकर भी पिक्चर से कुछ समझने का प्रयास कीजिए कि किस तरह से जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको एकीकृत किया जाएगा। अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोत्साहन, तो सभी इंफ्रा परियोजनाओं को निर्बाध रूप से एकीकृत किया जाएगा, जिसमें सड़क है, रेलवे है, पोर्ट्स है, लॉजिस्टिक्स है, इन सबको क्या किया जाएगा, एक तरह से इंटीग्रेशन किया जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर विकास की बाधाओं को दूर किया जाएगा, तीव्र गति से कनेक्टिविटी में होगी वृद्धि, कॉमन विजन के साथ परियोजनाओं की समग्र योजना और निष्पादन पर फोकस किया जाएगा। अब देख लेते हैं कि PM गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान से जुड़ी कुछ खास बातें। तो कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए नेशनल हाईवे का 2 लाख किलोमीटर का इंटीग्रेट नेटवर्क बनेगा। रेलवे व्यापार में ज़्यादा सुविधा देने के लिए 1600 मिलियन टन की कार्गो हैंडलिंग करेगा। 1 सिटी 1 ग्रिड के लक्ष्य को हासिल करने के लिए 35,000 किलोमीटर में गैस पाइपलाइन नेटवर्क बिछाए जाएंगे। 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की स्थापना की जाएगी जो 25,000 एकड़ के क्षेत्र में बनेंगे। सरकार का 1.7 लाख करोड़ रुपए का रक्षा क्षेत्र में उत्पादन करने का लक्ष्य है। देश भर में कुल 38 इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बनाए जाएंगे। सरकार पूरे देश में कुल 109 फार्मा क्लस्टर विकसित करेगी। हेल्थ केयर मजबूत बनेगा। 90 टेक्सटाइल क्लस्टर या मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाने का भी लक्ष्य रखा गया है। 4 से 5 साल में देश में 200 से ज्यादा नए एयरपोर्ट, हेलीपैड और वाटर एयरडोम बनेंगे। तो इस तरह से हमें इस खबर को देखना है। तो बढ़ते हैं अगली खबर पर। सभी चुनौतियों और मुश्किलों से हम एक साथ निपटेंगे। CDS GS2 GS3 से जोड़कर देख सकते हैं। तो जनरल अनिल चौहान ने शुक्रवार को देश के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पदभार संभाल लिया है। 9 महीने पहले हेलीकॉप्टर दुर्घटना में जनरल बिपिन रावत के निधन के बाद से यह पद खाली था। जनरल चौहान ने कहा कि देश जिन सुरक्षा चुनौतियों का सामना कर रहा है उनसे तीनों सेनाएं मिलकर निपटेंगी। उन्होंने कहा, मैं तीनों सेनाओं की अपेक्षाओं को पूरा करने का प्रयास करूंगा। हम सभी चुनौतियों और मुश्किलों से एक साथ निपटेंगे। तो अब यहाँ पर जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की बात की उसको देखने का प्रयास करते हैं हम। पहले हम देखते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ CDS यानी CDS के रूप में जिम्मेदारियां क्या होती। तो सरकार को एकल बिंदु सैन्य सलाह प्रदान करना, देश के सामरिक संसाधनों और परमाणु शस्त्रागार का बेहतर प्रबंधन करना, अंतर सेवा सिद्धांत योजना को हल करके सेना, नौसेना और इंडियन एयरफोर्स के बीच तालमेल लाना, खरीद और परिचालन समस्याएं उनको दूर करना, लंबी अवधि की रक्षा योजना और खरीद प्रक्रिया को कारगर बनाना, रक्षा मंत्रालय के साथ सेवा मुख्यालय को वास्तव में एकीकृत करना और नागरिक सैन्य विभाजन को कम करना। तो ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो गई। अब हम इसकी हिस्ट्री को देखने का प्रयास करते हैं, फिर ग्लोबल सीनियर को देखते हैं। तो 1999 के कारगिल संघर्ष के बाद GOM की रिपोर्ट द्वारा इस पद की सिफारिश की गई थी कि एक भारत में जो तीनों सेनाओं के बीच एक कोऑर्डिनेशन का काम करे, समन्वय का काम करे, इसके लिए एक ऐसा पद होना चाहिए जिससे जो CDS है उसके पद की एक तरह से सिफारिश की गई थी। अब ग्लोबल सीनियर को देखने का प्रयास करते।
तो सैन्य योजना और संचालन में एकीकरण के लिए 70 से अधिक देशों जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी आदि देशों में भी CDS जैसे पोस्ट हैं। अब यहाँ पर दिखा हुआ इंडिया फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी जो जनरल बिपिन रावत जी थे। देखते हैं हम कि वेयर डज द CDS स्टैंड। तो यहाँ पर दिखा हुआ डिफेंस मिनिस्ट्री यानी जो रक्षा मंत्रालय दिखाया हुआ है डिफेंस मिनिस्ट्री। अब इसी के नीचे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ एयर स्टाफ और चीफ ऑफ नेवल स्टाफ को दिखाया हुआ है। जो अब जनरल बिपिन रावत को दिखाया गया है जो हमारे बीच में नहीं रहे, और ये सारी चीजें बदलती रहती समय के साथ। और इन सब के ऊपर कौन सा रहेगा तो डिफेंस मिनिस्ट्री। फिर डिफेंस मिनिस्ट्री के नीचे रहेंगे डिफेंस सेक्रेटरी, वो भी अभी कौन है तो अनिल चौहान जी को ही बनाया गया है। अब हम देखते हैं कि इन फ्यूचर तो चीफ ऑफ डिफेंस की देखते हैं, तो यहाँ पर उनकी जो भूमिका और जो जिम्मेदारी है उनको देखने का प्रयास करते हैं, यानी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। एक निश्चित कार्यकाल वाला वरिष्ठतम अधिकारी होता है, सरकार का एक एकल बिंदु सैन्य सलाहकार के रूप में कार्य करता है, अधिग्रहण और परियोजना को प्राथमिकता देने का काम करता है, सशस्त्र बलों में संयुक्त यानी ज्वाइंटनेस सुनिश्चित करने के लिए तीनों सेनाओं के बीच समन्वय बढ़ाने का काम करता है। अब देख लेते कि किन का हेड होता है। तो कमेटी ऑफ स्टाफ कमेटी, स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड, न्यूक्लियर वेपन्स, डिफेंस साइबर एजेंसी, डिफेंस स्पेस एजेंसी, डिफेंस स्पेशल ऑपरेशन डिवीजन और अंडमान निकोबार कमेटी का हेड होता है। तो इस तरह से हमें एक ओवरव्यू लेना था CDS का। तो अब बढ़ते हैं अगली खबर पर। पुतिन ने यूक्रेन के 4 क्षेत्रों को रूस का हिस्सा बनाया, तो उसी के उपलक्ष्य में ये जश्न मनाते हुए दिखाई दे रहा है कि लुहांस्क, दोनेत्स्क, खेर्सन और जपोरिजिया रूस में शामिल। तो पश्चिमी देशों ने अस्वीकार किया, गुटेरेस ने जो चार्टर है संयुक्त राष्ट्र का उसका उल्लंघन बताया। तो अभी हाल ही में जो इन 4 क्षेत्रों में जनमत संग्रह हुआ था, और जनमत संग्रह के बाद जो निर्णय है वो रूस के पक्ष में आया, और रूस ने इसको देखते हुए इन चारों क्षेत्रों को रूस में मिला लिया, जो किसके क्षेत्र थे यूक्रेन के। तो अब हम इन क्षेत्रों को देखने का प्रयास करते हैं यूक्रेन के मैप में। तो ये यूक्रेन का मैप हो गया। अब यहाँ पर आप देखने का प्रयास कीजिए, ये लुहांस्क, ये डोनेस्क वाला क्षेत्र हो गया, ये वाला जपोरिजिया वाला, और ये खेरसान वाला क्षेत्र है। अभी यहाँ जो पिछले कुछ दिनों में जनमत संग्रह हुआ था, उसके बाद इन क्षेत्रों में जो निर्णय आया है वो रूस के पक्ष में आया, और रूस ने इसको देखते हुए इन चारों क्षेत्रों को रूस में मिलाने की जो आधिकारिक घोषणा है वो कर दी है। तो आप यहाँ पर जो कुछ महत्वपूर्ण शहर है उनको भी देखने का प्रयास कीजिए। तो जपोरिजिया कौन सी नदी पर अवस्थित है तो निपर नदी पर अवस्थित है। यूक्रेन की राजधानी कीव कौन सी नदी पर अवस्थित है तो निपर नदी पर अवस्थित है। ये डोनेस्क नदी ये कहाँ से ऊपर निकल रही, तो ये रशिया से होने के बाद फिर यूक्रेन से होते हुए कहाँ पर जाकर गिर जाती है, तो इधर दिखाएं सी ऑफ अजक में जाकर गिर जाती है। ये डोन नदी में मिलती है और डोन नदी सी ऑफ अजव में जाकर मिल जाती है। ये कर्च स्ट्रेट को दिखाया जो किसके बीच में, ब्लैक सी और सी ऑफ अजव के बीच में, किसको अलग करने का काम करी है। तो इधर रशिया दिखाया हुआ, इधर क्रीमिया दिखाया हुआ। अब क्रीमिया पर किसका नियंत्रण है, तो अभी रशिया का नियंत्रण है 2014 से ही। यहाँ पर खेरसान को देखिए आप, यहाँ ओडेसा पोर्ट को देखने का प्रयास कीजिए जो चर्चा में बने हुए थे, मारियोपोल, यहाँ पर चेरनोबिल जहाँ पर परमाणु हादसा हुआ था 1986 के आसपास, ये खार्किव, ये सुमी, जो भी यहाँ पर जो युद्ध हमले हुए थे तो उनको दिखाया हुआ। खार्किव युद्ध की साइड आ गए यूक्रेन के, तो पूर्व की साइड आ गए हैं। ये डायनेस्टर, ये साउथर्न बर्ग, तो ये किससे संबंधित नदियां हैं, तो ये यूक्रेन से संबंधित है। प्रश्न आ सकता है प्रीलिम्स में कि ये किनसे संबंधित नदियां हैं, तो हम बता सकते हैं कि इनसे संबंधित नदियां हैं। ये डेनिप्रो दिखाया हुआ है, जपोरिजा, ये तो कौन सी नदी, नीपर नदी के किनारे अवस्थित है। ये कीव इसकी राजधानी, ये चेरनोबिल हो गया, और ये कीव यानी जो ये इसी के पीछे कीव रिजर्वियर आ गया है, ये नीपर नदी। तो इस तरह से आप और अच्छे से इसका एनालिसिस कीजिए। ये वाला है डोनेस्क क्षेत्र, और ये वाला लुहांस्क वाला क्षेत्र हो गया, लुहांस्क, ये मारियोपोल। उसके बाद ये खेरसान को देखिए आप, ये खेरसान ये निपर नदी के किनारे अवस्थित हो गया है, और ये कहाँ जाकर गिर रही हैं, तो ब्लैक सी में जाकर गिर रही हैं। तो इस तरह से हमें इसके मैप को देखना था, और आप अच्छे से एनालिसिस कीजिए इसका। गर्भपात कराने वाली नाबालिगों की पहचान नहीं होगी उजागर, तो GS2 राज्यव्यवस्था से जोड़ सकते हैं, GS3 हेल्थ से जोड़कर देख सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने सहमति से यौन संबंध बनाने वाली नाबालिगों को भी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी यानी MTP एक्ट के प्रावधानों का लाभ दिया है। शीर्ष अदालत ने गर्भपात कराने के लिए आने वाली नाबालिगों की पहचान स्थानीय पुलिस के समक्ष उजागर करने से डॉक्टरों को छूट प्रदान की है। एक ऐतिहासिक फैसले में
सुप्रीम कोर्ट ने एमटीपी एक्ट के तहत गर्भावस्था के 20 से 24 हफ्ते के बीच गर्भपात कराने के लिए अविवाहित महिलाओं को भी शामिल किया है। शीर्ष अदालत ने कहा कि इस प्राविधान का लाभ सिर्फ विवाहित महिलाओं को मिलना भेदभावपूर्ण और संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होगा। और पीठ ने कहा कि सहमति से यौन संबंध बनाने वाली 18 साल से कम उम्र की सभी महिलाओं को नियम 3B का लाभ सुनिश्चित करने के लिए यौन अपराधों से बच्चों को सुरक्षा यानी पॉक्सो कानून और एमटीपी कानून दोनों की सामंजस्यपूर्ण तरीके से देखना होगा। पीठ ने कहा कि एमटीपी एक्ट के संदर्भ में गर्भपात के सीमित उद्देश्य से हम स्पष्ट करते हैं कि सिर्फ नाबालिग और उसके अभिभावक के अनुरोध पर डॉक्टर के लिए पॉक्सो एक्ट की धारा 19(1) के तहत स्थानीय पुलिस को सूचना में नाबालिगों की पहचान या अन्य निजी विवरण उजागर करने की जरूरत नहीं है। डॉक्टरों को पॉक्सो कानून के तहत कानूनी प्रक्रिया में नाबालिगों की पहचान उजागर नहीं करने की छूट मिलने से नाबालिगों को सुरक्षा मिलेगी। पीठ ने यह भी कहा कि पॉक्सो एक्ट की धारा 19(1) के तहत डॉक्टर की रिपोर्ट के बाद किसी आपराधिक कार्रवाई में भी डॉक्टर को नाबालिग की पहचान उजागर नहीं करने की छूट हासिल होगी। पीठ ने कहा कि एमटीपी एक्ट की व्याख्या से डॉक्टर को पॉक्सो एक्ट के तहत अपराधों की अनिवार्य रूप से रिपोर्ट करने की बाध्यता और संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत नाबालिग की निजता एवं प्रजनन स्वायत्तता के अधिकारों के बीच किसी भी तरह के टकराव को रोकेगी। शीर्ष अदालत ने कहा कि संभवतः विधायिका का मंतव्य भी नाबालिगों को सुरक्षित गर्भपात से वंचित कराना नहीं रहा होगा। तो अब हम यहाँ पर जो जिक्र किया, एक तो फंडामेंटल राइट्स की बात की है, एक पॉक्सो की कानून की बात की है और एक मेडिकल टर्मिनेशन और प्रेगनेंसी की बात की। तो इसको देखते हैं। हम देखते हैं कि गर्भपात को लेकर क्या है कानून। तो गर्भावस्था के चरण दिखाएं उधर और एमटीपी संशोधन कानून 2021 को दिखाएं। तो 20 हफ्ते तक एक डॉक्टर की सलाह से जो गर्भपात है वो कराया जा सकता है। 20 से 24 हफ्ते तक कुछ कैटेगरी की महिलाओं को 2 डॉक्टर की सलाह से और 24 हफ्ते से अधिक भ्रूण के अत्यधिक विकृत होने पर मेडिकल बोर्ड की सलाह से गर्भपात कराया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के नए आदेश के बाद कोई भी गर्भवती महिला 24 हफ्ते तक गर्भपात करा सकती है। यहाँ पर गर्भवती विवाहित और अविवाहित दोनों हो सकती हैं। अब यहाँ पर जो एमटीपी की बात की यानी जो मेडिकल ऑफ टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी यानी इसी के नाम में छुपा हुआ है, यानी एक तरह से जो टर्मिनेशन कराना किसका, गर्भपात का। तो अब उसके पीछे की वजह क्या है उनको देखने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर दिखा हुआ है कि अनप्लान्ड प्रेगनेंसी इज लीडिंग कॉज ऑफ अबॉर्शन इन इंडिया। तो वो कौन परफॉर्म करता है। तो यहाँ पर दिखा हुआ कि सबसे ज्यादा परफॉर्म कौन करता है, तो डॉक्टर, फिर सेल्फ, फिर नर्सेस, फिर फ्रेंड एंड रिलेटिव। तो यहाँ पर दिखा हुआ कि सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस है, यानी कौन सबसे ज्यादा टर्मिनेशन करता है यानी गर्भपात करता है, तो वो है डॉक्टर। अब प्लेस ऑफ प्रोसीडर, तो ये कहाँ पर सबसे ज्यादा जो टर्मिनेशन वो किया जाता है यानी जो गर्भपात किया जाता है, तो वो प्राइवेट हेल्थ सेक्टर में, फिर होम में, फिर पब्लिक हेल्थ सेक्टर में, फिर अदर्स में। तो आप यहाँ पर देखने का प्रयास कीजिए कि सबसे ज्यादा आंकड़ा कहाँ का है, तो प्राइवेट हेल्थ सेक्टर का है। उसके बाद डॉक्टर्स जो परफॉर्म करे। अब यहीं से आप इसको लिंक करने का प्रयास कीजिए कि प्राइवेट हेल्थ सेक्टर में कराने से जो इकोनॉमिकल जो कमजोर वर्ग रहता है उस पर क्या असर पड़ेगा इसका। अब यहाँ पर इस पिक्चर से समझने का प्रयास करते हैं हम कि रीजन फॉर टर्मिनेशन यानी गर्भपात कराने के पीछे क्या कारण होते हैं। तो यहाँ पर दिखाऊंगा कि फीमेल फ्यूटस, इकोनॉमिक रीजन होते हैं, कुछ अनविलिंग हस्बैंड एंड मदर इन लॉ यानी जो पति की इच्छा न होना या सास की इच्छा न होना, कुछ कॉम्प्लिकेशन होना यानी अनियमितता पाए जाना भ्रूण में, यंग लास्ट चाइल्ड, हेल्थ रीजन हो सकते हैं, कुछ अदर हो सकते हैं। और सबसे ज़्यादा इसमें आपको देखने का प्रयास कीजिएगा तो अनप्लान्ड यानी जिसकी प्लानिंग ना की गई हो, तो सबसे ज़्यादा रीजन है किसका, टर्मिनेशन प्रेगनेंसी का। ये डाटा कहाँ से लिया गया, तो डाटा फॉर एज 15 से 49 एज के बीच वाली महिलाओं का है। सोर्स नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5। तो इस तरह से आप इसका और अच्छे से एनालिसिस कीजिए। अब यहाँ पर हम देखने का प्रयास करते हैं एक अन्य पिक्चर के थ्रू। यहाँ पे कहना चाह रहा है कि भारत में हर दिन 13 असुरक्षित गर्भपात से लोग मर जाते हैं। असुरक्षित गर्भपात भारत में मातृत्व मृत्यु दर का तीसरा प्रमुख कारण है। भारत के 9 सबसे बड़े राज्यों में 2/3 गर्भपात असुरक्षित हैं। और यहाँ नीचे लिखा हुआ है कि अबॉर्शन स्टिग्मा किल्स। यहाँ पे लिखा हुआ मेकिंग अबॉर्शन सेफ, लीगल एंड एक्सेसिबल सेव लाइफ, यानी गर्भपात को सुरक्षित, कानूनी और सुलभ बनाना जीवन बचाता है। तो इस तरह से हमको इसको देखना है। अब हम जो पोक्सो की बात की उसको देखते हैं। पोक्सो यानी
द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012। तो पोक्सो या यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 बच्चों को यौन शोषण, यौन उत्पीड़न और पोर्नोग्राफी जैसे अपराधों से बचाने के लिए स्थापित किया गया था। यह परीक्षण के लिए एक बाल सुलभ प्रणाली प्रदान करने के लिए बनाई गई थी, जिसके तहत अपराधियों को दंडित किया जा सके। अब इसका हम एक्सप्लेनेशन को देखने का प्रयास करते हैं। पोक्सो अधिनियम 2012 को अधिनियमित करने का उद्देश्य बच्चों को विभिन्न प्रकार के यौन अपराधों से बचाना और मामलों के त्वरित निपटान के लिए विशेष न्यायालय की स्थापना करना है। इस अधिनियम से पहले अधिकांश यौन अपराध आईपीसी 1860 के तहत 1860 के अंतर्गत आते थे। इस तरह से हमें एक ओवरव्यू लेना था किसका, पोक्सो का। अब यहाँ पर उसके कुछ साइलेंट फीचर्स को दिखाए हुए हैं। तो यहाँ पर एक बच्चा है जो कहना चाह रहा है आपसे कुछ कि सेव मी, तो यौन हमलों से, यौन उत्पीड़न से, पोर्नोग्राफी से और चाइल्ड ट्रैफिकिंग यानी बच्चों का अवैध व्यापार से वो कहना चाह रहा है कि मुझे बचाइए। आप इस पिक्चर से और अच्छे से एनालिसिस कीजिए, यानी इससे कुछ समझने का प्रयास कीजिए, आप इसकी फीलिंग को समझने का प्रयास कीजिए। फिर यहाँ पर कुछ दिखा हुआ है कि नो लॉन्गर साइलेंट, जस्टिस फॉर ऑल, स्पीक ट्रस्ट, स्टॉप द अब्यूज, एडवोकेट बी द वॉइस। तो इस तरह से हमें पोक्सो है कानून है उसको देखना था। अब हम फंडामेंटल राइट्स की बात की सुप्रीम कोर्ट ने, तो उसको भी देख लेते हैं। तो समता या समानता का अधिकार अनुच्छेद संख्या 14 से 18 के बीच में, स्वतंत्रता का अधिकार तो अनुच्छेद संख्या 19 से 22 के बीच में, शोषण के विरुद्ध अधिकार तो 23 से 24 के बीच में, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार तो अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में, सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार तो अनुच्छेद 29-30 के बीच में, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार तो अनुच्छेद 32 के तहत। तो हमें केवल एक ओवरव्यू लेना था किसका, फंडामेंटल राइट्स का। तो बढ़ते हैं अगली खबर पर। H1B वीजा लेना, अमेरिका लौटना होगा आसान। तो GS2 अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से जोड़ सकते हैं, GS3 NRI कंट्रीब्यूशन इन इंडियन इकोनॉमी। अब देखते हैं कि ये चर्चा में क्यों है। तो अमेरिका जाने के लिए H1B वीजा पाना अब आसान होगा। इसके अलावा अनिवासियों के लिए अपने देश की यात्रा करने के बाद अमेरिका लौटना भी आसान होगा। एशियाई अमेरिका और प्रशांत क्षेत्र के लोगों पर राष्ट्रपति के एक आयोग ने अमेरिका में ही H1B वीजा पर मोहर लगाने की सर्वसम्मति से अनुशंसा की है। अगर राष्ट्रपति जो बाइडेन इसे स्वीकार कर लेते हैं तो इससे हजारों पेशेवर, खास तौर से भारतीयों को बड़ी राहत मिलेगी। तो यहाँ पर जो बड़ी राहत की बात की है भारतीयों को, तो इसको हम अभी एक आंकड़े के थ्रू समझने का प्रयास करेंगे कि ऐसा क्यों कहा है। पहले समझ लेते कि जो H1B वीजा क्या है। तो H1B वीजा एक गैर आवर्जन वीजा है। इससे अमेरिकी कंपनियों को अनुमति मिलती है कि वह विशेषज्ञता वाले पेशे में विदेशी कर्मचारियों की भर्ती करे। कई प्रौद्योगिकी कंपनियां भारत और चीन जैसे देशों से हर साल हजारों कामगारों की भर्ती के लिए इस पर निर्भर रहती हैं। अब हमने देख लिया कि H1B वीजा क्या है। अब हम इनको कुछ आंकड़ों के थ्रू समझने का प्रयास करेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि व्हाट डज वीजा मीन, यानी वीजा का अर्थ क्या होता है। तो वीजा का अर्थ चार्टा वीजा है, जिसे लैटिन में जिसका अर्थ होता है दस्तावेज जो देखा गया है। यह किसी व्यक्ति को जारी किया गया एक दस्तावेज है या उस व्यक्ति के पासपोर्ट पर अंकित मोहर है जो दूसरे देश की यात्रा करना चाहता है। तो इसका हम बोलते हैं वीजा। वीजा का मतलब ये एक तरह से होता है डॉक्यूमेंट दैट हैज बीन सीन, यानी जिस देश में आप जाना चाहते हैं तो आप अपने जो डॉक्यूमेंट भेजेंगे तो डॉक्यूमेंट अगर वो चेक कर के आपको वेरीफाई कर देगा तो आपको वीजा मिल जाएगा। तो उसी को कहा है कि डॉक्यूमेंट दैट हैज बीन सीन। अब हम पासपोर्ट और वीजा में क्या अंतर होता है उसको देख लेते हैं एक बार। तो यात्रा के दौरान पहचान की पुष्टि करता है क्या, पासपोर्ट, तो ट्रेवल डॉक्यूमेंट होता है एक तरह से। और वीजा क्या होता है, तो आपको सीमित समय के लिए, यानी माफ कीजिए कि पासपोर्ट से जुड़ी आधिकारिक अनुमति देता है। क्या, वीजा आपको एक तरह से ऑफिशियली परमिशन देता है। दूसरा है, अब इसमें पासपोर्ट की बात करें तो यात्रा के दौरान पहचान की पुष्टि करता है क्या, पासपोर्ट पुष्टि करता है। और वीजा क्या करता है, तो आपको सीमित समय के लिए एक विदेशी देश में रहने की अनुमति देता है। फिर जो आपको मूल देश या वर्तमान निवासी द्वारा जारी किया जाता है। तो पासपोर्ट को कौन जारी कर सकता है, तो अपनी जो होम कंट्री वो जारी कर सकती है, करंट रेसिडेंस। अब जो वीजा है उसको कौन जारी करता है, तो किसी विदेशी देश के दूतावास या वाणिज्यिक दूतावास द्वारा जारी किया जाता है क्या, वीजा। इसकी वैलिडिटी देखी है पासपोर्ट की तो 5 से 10 साल के लिए, और वीजा की वैलिडिटी कितनी होती है, तो कुछ दिनों से लेकर कुछ महीनों तक हो सकती है। तो हमें बेसिक अंतर देखना था पासपोर्ट और वीजा में। अभी हम आगे आंकड़ों देखने से पहले एक बार जो रेमिटेंस है उसको समझ लेते कि रेमिटेंस क्या होती है। तो ये एक इमिग्रेंट्स है। अब यहाँ पर एक भारत है और भारत से अमेरिका गया कोई प्रवासी काम करने के लिए, वो एक तरह से इमिग्रेंट्स हो गया भारत के लिए।
अब वो वहाँ पर जाएगा, काम करेगा। अब वो काम करेगा तो कुछ पैसे कमाएगा, पैसे कमाएगा तो सैलरी आएगी, सैलरी आने से उस सेविंग करेगा, और सेविंग करने के बाद उस पैसे को कहाँ भेजेगा, तो अपनी होम कंट्री में भेजेगा। होम कंट्री में किसको भेजेगा, तो अपने परिवार को भेजेगा। तो इसको बोलते हैं हम रेमिटेंस। अब इसमें क्या कंसिडर किया जाता है, तो इसमें एक्सचेंज रेट को कंसिडर किया जाता है, व्हाट ट्रांसफर प्रोवाइडर टू यूज, हाउ लॉन्ग विल टेक, और फीस क्या होती है, ये कंसिडर किया जाता है। अब इसका अच्छा क्या होता है और बुरा क्या होता है, तो प्रोस को देखते हैं। तो सपोर्ट फैमिली एंड होम कंट्री इकोनॉमी को सपोर्ट करता है, यानी परिवार को सपोर्ट करता है। दूसरा कि जो होम कंट्री है उसकी इकोनॉमी को सपोर्ट करता है। दूसरा इसका कॉन्स क्या है, कैन कम विथ हाई फीस, यानी इसमें हाई फीस देनी पड़ती है। अब इसमें एक फन फैक्ट दिखाया हुआ कि रेमिटेंस सपोर्ट 1 in 9 पीपल वर्ल्ड वाइड। तो ये इस तरह से हमें एक बार देखना था कि रेमिटेंस क्या होता है, क्योंकि इसे देखे बिना हम आगे आंकड़ों को समझ नहीं पाएंगे। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं H1B वीज़ा, यानी किन ऑक्यूपेशन को ग्रांटेड किया जाता है H1B वीज़ा। अब पहले हम यहाँ देख लेते हैं कि यहाँ पर कहना क्या चाह रही है। तो H1B वीज़ा विशेष विदेशी श्रमिकों को यूएसए में अनुमति देता है जब घरेलू श्रम बाजार में एक कौशल अंतर मौजूद होता है। कार्यक्रम जो STEM यानी STEM की ओर बहुत बारीक हैं, जहाँ सॉफ्टवेयर डेवलपर्स 38% व्यवसायों का प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी जो साइंस है, टेक्नोलॉजी है, इंजीनियरिंग है, मैनेजमेंट है, उनका सबसे ज़्यादा वेटेज होता है किसमें, H1B वीज़ा में। अब यहाँ पर कुछ आंकड़े दिए हुए हैं कि 2021 में 2,75,000 आवेदनों के साथ कार्यक्रम के आवेदन 15 साल के उच्च स्तर पर हैं। अब यहाँ पर आप कुछ देखने का प्रयास कीजिए कि टॉप ऑक्यूपेशन ग्रांटेड H1B वीज़ा। तो ऐप डेवलपर्स यानी ऐप सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को सबसे ज़्यादा, फिर उसके बाद आता है कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियर, आर्किटेक्ट, फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर डेवलपर से फिर कंट्री सिस्टम एनालिटी, फिर उसके बाद आता इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर, एक्सेप्ट कंप्यूटर मैनेजमेंट एनालिस्ट, ऑपरेशनल रिसर्च एनालिस्ट, कंप्यूटर प्रोग्राम्स। अब आप इन्हीं चीज़ों से भारत का जो सर्विस सेक्टर है वो फला फूला है, तो उसको भी आप जोड़ने का प्रयास कीजिए कि ये भारत को सबसे ज़्यादा इससे का फायदा क्यों मिल रहा है। तो आप नीचे आइए, अब आप यहाँ पर देखने का प्रयास कीजिए कि टॉप कंट्रीज ऑफ ओरिजिन, तो सबसे ज़्यादा कौन जा रहा है अमेरिका में H1 वीज़ा के तहत। तो आपको देखने का समझ में आएगा कि भारत सबसे ज़्यादा, जो भारत के जो प्रवासी है वो जाते हैं भारत अमेरिका में काम करने के लिए। क्यों जाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारा जो सेक्टर है सर्विस सेक्टर वो सबसे ज़्यादा विकास किया उसने, यानी हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर तो अच्छे से विकास नहीं हुआ, लेकिन सर्विस सेक्टर अच्छे से विकास किया। उसमें इंजीनियरिंग सेक्टर है, जो IT सेक्टर है, उसकी महत्वपूर्ण योगदान है। तो अब वो जो वहाँ पर IIT सेक्टर से पढ़े हुए हैं या जिन्होंने इंजीनियरिंग की है, मेडिकल क्षेत्र में अच्छा किया, तो वो अब कहाँ पर जाएंगे, अब उन्हें भारत में अच्छे से अगर अवसर नहीं मिलेंगे तो वो अमेरिका में जाएंगे। अब अमेरिका में क्यों जा रहे हैं, तो उसकी भी वजह है कि वहाँ पर उनको अच्छी फैसिलिटी मिलती है, अच्छी सैलरी मिलती है, अच्छी सुख सुविधाएँ मिलती है, समय मिलता है अपनी काम करने के बाद। तो इस तरह से आप देखिए यहाँ की टॉप कंट्रीज ऑफ ओरिजिन, तो इंडिया, चाइना, फिर कनाडा की बात आती है। अब ये भारत से तो चले गए, अब जाएंगे कौन से डेस्टिनेशन में, तो उन्होंने दिखाया कि टॉप डेस्टिनेशन स्टेट कौन से, तो कैलिफोर्निया, टेक्सास, न्यूयॉर्क। फिर उसके बाद कौन सी कंपनियां इनको स्पॉन्सर करती हैं, तो दिखाया को गूगल, अमेजन, TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। तो इस तरह से आप इसको देखने का प्रयास कीजिए। अभी यहाँ पर जो बात की है कि जो अब ये गए, अब इन सबका असर क्या पड़ेगा, तो इन सबका असर पड़ता है रेमिटेंस पर। तब हम रेमिटेंस को समझते हैं एक बार। यहाँ पर आप देखिए कि ओरिजिन ऑफ रेमिटेंस, अभी तो हमने रेमिटेंस देख लिया कि रेमिटेंस होता क्या है। अब उसको देखने का प्रयास कीजिए कि भारत में जो रेमिटेंस आ रहा है वो कहाँ कहाँ से आ रहा है। तो यूएसए से सबसे ज़्यादा आ रहा है। अब यूएसए से ही क्यों आ रहा है, तो वहाँ पर अभी हमने H1B वीज़ा को देखा, तो आप उससे लिंक कीजिए। फिर यूएसए देखिए, अब यूएसए देखिए, यानी जो कम यानी कम कार जो, अब यहाँ पर यूए दिखाया हुआ, फिर UK दिखाया हुआ, सिंगापुर, सऊदी अरब। तब आप UAE को देखने का प्रयास कीजिए, क्योंकि इसको मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूँ, क्योंकि आपको एक अभी अन्य मैप दिखाऊंगा, उसमें आप UAE को भी समझ पाएंगे कि इसका भी योगदान क्यों है। तो USA, UK, सिंगापुर, सऊदी अरब को आप समझ गए कि ओरिजिन कहाँ से रेमिटेंस का, तो सबसे ज़्यादा कहाँ से आ रहा है, तो अभी UAE से आ रहा है, फिर उसके बाद USA से, फिर उसके बाद आ रहा है सऊदी अरब से, फिर सिंगापुर से, माफ़ कीजिए सिंगापुर का आंकड़ा दिया हुआ है और UK का दिखाया हुआ है। अब एक अन्य पिक्चर से समझने का प्रयास कीजिए कि माइग्रेंट रेमिटेंस इनफ्लो, तो सबसे ज़्यादा कहाँ आ रहा है, तो भारत में आ रहा है, उसके बाद कहाँ आ रहा है, तो चाइना में आ रहा है, उसके बाद मैक्सिको में आ रहा है। तो ये सबसे ज़्यादा रेमिटेंस प्राप्त करने वाले देश हो गए। तो इसमें भारत का आप देखने का प्रयास कीजिए कि भारत सबसे ज़्यादा रेमिटेंस प्राप्त करता है, तो इसलिए ये खबर हमारे लिए महत्वपूर्ण भी होती है। अभी मैंने आपको बताया था कि आप UAE यानी यूनाइटेड अरब अमीरात और सऊदी अरब को देखने का प्रयास कीजिए, उन पर फोकस किया था। तब उसके पीछे फोकस होने की वजह क्या थी, तो आप यहाँ पर देखिए
आउटबाउंड स्टेट्स 2018 में दूसरे देशों में जाने वाले कम कुशल श्रमिकों की संख्या के मामले में यूपी और बिहार उस स्थान पर हावी थे जिस पर कभी केरल तमिलनाडु कब्जा था। तो यहाँ पर दिखाऊं कि उत्तर प्रदेश बिहार से सबसे ज्यादा जो लो स्किल्ड वर्कर है, अब ये लो स्किल्ड वर्कर है तो कहाँ जाएंगे, ये अमेरिका में तो जाएंगे नहीं काम करने के लिए, क्योंकि वहां पर तो हाई प्रोफेशनल जो क्वालिफाइड है उनको लिया जाएगा, यानी जो सॉफ्टवेयर में माहिर हो, प्रोफेशनल यानी इंजीनियर में माहिर हो। अब यूपी और बिहार के तो लो स्किल्ड वर्कर है तो वो कहाँ पर जाएंगे, तो वो जाएंगे यूएई सऊदी अरब में जाएंगी। और तमिलनाडु, वेस्ट राजस्थान और पश्चिम बंगाल का भी यहाँ पर आंकड़ा दिखाया है। तो हमारा मेन फोकस इन दो चीज़ों को देखने का था ताकि वो आपको चीज़ बता सकूँ जो मैं अभी आपको कहना चाह रहा था। अब उसके बाद आप परसेंटेज ऑफ टोटल रेमिटेंस को देखने का प्रयास कीजिए। कि अभी हमने यहाँ पर जो बात की है कि उत्तर प्रदेश और बिहार, अब यहाँ पर आप रेमिटेंस में देखने का प्रयास करेंगे तो केरला का, महाराष्ट्र का, कर्नाटका का योगदान ज़्यादा आता है, क्योंकि यहीं के जो वर्कर्स है वो हाई स्किल्ड है और वही जा रहे कहाँ जाते हैं, ज़्यादातर अमेरिका में जाएंगे या तो सिंगापुर में जाने का प्रयास करेंगे, या यूके में जाएंगे या कनाडा में जाएंगे। तो वो अब वो सैलरी भी उनको ज़्यादा मिलेगी क्योंकि वो स्किल सेक्टर में यानी जो सर्विस सेक्टर उसमें काम करेंगे तो उनको सैलरी भी ज़्यादा मिलेगी। अब सैलरी ज़्यादा मिलेगी तो रेमिटेंस भी ज़्यादा ही भेजेंगे भारत में। और ये दिखाया हुआ कि राजस्थान, बिहार, पंजाब, गुजरात, वेस्ट बंगाल, तो यहाँ के जो वर्कर जा रहे हैं वो एक तरह से लो स्किल्ड वर्कर है। अब लो स्किल्ड वर्कर है तो कहाँ काम करेंगे, या तो प्राइमरी सेक्टर में करेंगे या सेकेंडरी सेक्टर में करेंगे, लेकिन सेकेंडरी सेक्टर में करेंगे, लेकिन उनकी जो आय रहेगी वो जो सेवा क्षेत्र उससे कम ही रहेगी, तो रेमिटेंस भी कम ही भेजेंगे, तो उनका योगदान भी इधर कम ही दिखाया हुआ है। अब यहाँ पर देखिए कि एनआरआई रेमिटेंस शेयर टॉप 5 में कौन आता है, तो महाराष्ट्र, केरला, तमिलनाडु, दिल्ली, कर्नाटक। तो अभी मैंने आपको इसके पीछे की वजह बताई कि क्या वजह रही है इसके पीछे की कि ये टॉप में आते हैं, और जो सबसे ज़्यादा जाते हैं वो कहाँ से जाते हैं, यूपी और बिहार से जा रहे हैं। तो इन सबको आप अच्छे से बैठकर और अच्छे से एनालिसिस कीजिए, यानी जो कड़ी मैंने बताई उसको जोड़ने का प्रयास कीजिए। तो अब देखते हैं हम अगली खबर को। आशा पारेख को राष्ट्रपति मुर्मू ने किया दादा साहेब फाल्के से सम्मानित। तो प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव के लिए से ये महत्वपूर्ण खबर है हमारे लिए। तो पुराने जमाने की अभिनेत्री आशा पारेख को भारतीय सिनेमा के सबसे प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया और 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में राष्ट्रपति मुर्मू जी ने उन्हें ये अवार्ड दिया है। तो अब हम जो दादा साहेब फाल्के अवार्ड उसके बारे में देखते हैं। अब यहाँ पर दिखाओ दादा साहेब फाल्के अवार्ड। तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सिनेमा के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार है। यह सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा स्थापित एक संगठन, फिल्म समारोह निदेशालय द्वारा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में प्रतिवर्ष प्रस्तुत किया जाता है। प्राप्तकर्ता को भारतीय सिनेमा की वृद्धि और विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया जाता है। भारतीय फिल्म उद्योग के प्रख्यात व्यक्तित्वों से युक्त एक समिति द्वारा चुना जाता है जिनको ये पुरस्कार देना है। पुरस्कार में एक स्वर्ण कमल पदक और एक शॉल और 1 करोड़ रुपए का नगद पुरस्कार शामिल होता है। दादा साहेब फाल्के ने भारतीय सिनेमा में योगदान को याद करते हुए इस पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। तो 1969 में पहली बार ये प्रदान किया गया था। तो ये पुरस्कार हमें समझ में आया कि किसकी याद में शुरुआत किया गया, तो दादा साहेब फाल्के की। अब उनके योगदान को देखते हैं हम। तो जिन्हें दादा साहेब फाल्के हैं उनको क्या कहा था, तो भारतीय सिनेमा के पिता के रूप में भी जाना जाता है। और उन्होंने जो भारतीय फिल्म निर्माता तो थे ही, उनके साथ ही उनकी जो पहली पूर्ण लंबाई वाली पिक्चर फिल्म तो राजा हरिश्चंद्र 1913 को भी निर्देशित किया गया है। तो इसी तरह तो यहाँ उनको भारतीय सिनेमा के पिता भी कहा है और उनकी जो याद है उनमें भी ये जो पुरस्कार है उसकी शुरुआत की गई है। अब इधर देखिए दादा साहेब फाल्के अवार्ड। तो नेशनल अवार्ड फॉर कंट्रीब्यूशन टू इंडियन सिनेमा, तो अवार्डेड फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडियन सिनेमा। स्पॉन्सर्ड कौन होता है, तो डायरेक्टर ऑफ फिल्म फेस्टिवल। रिवार्ड क्या मिलता है, तो एक स्वर्ण कमल गोल्डन लोटस के साथ और एक शॉल मिलती है और 1 करोड़ रुपए नगद राशि दी जाती है। मोस्ट रिसेंट किसको मिलने वाला है, तो आशा पारेख जी को मिला है। टोटल अवार्ड कितने मिलते हैं, तो 52 मिलते हैं। अब सबसे पहला जो दादा साहेब अवार्ड था वो किसको मिला था, तो देविका रानी जी को मिला था। कब मिला था, तो 1969 में मिला था। तो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री कौन सी थी, तो हिंदी। इधर सब तरह दिखाया हो कि बंगाली है, इसके बाद तेलुगु, बंगाली, उसके बाद तेलुगु, तमिल, मराठी। तो जो भी अच्छा योगदान करता है जिस भी फिल्म इंडस्ट्री का, तो उसको इस सम्मान से सम्मानित किया जाता है। अब हम आखिरी वाले देखते हैं दो। जो रजनीकांत उनको कौन सा मिला था, 2019 में मिला था 67th नेशनल फिल्म अवार्ड मिला था। किस में मिला था, तो फिल्म इंडस्ट्री तमिल के तहत मिला था।
अब हम जो बात करें तो 2020 में 68th नेशनल फिल्म अवार्ड तो आशा पारेख जी को, तो उन्होंने जो डेब्यू क्यों सी जो माँ फिल्म है जो चाइल्ड आर्टिस्ट का रोल किया था उसके लिए इनको पुरस्कार दिया गया है। इन्हें हिट गर्ल के नाम से भी जाना जाता है और इन्होंने जो प्राइमरी वर्क कहाँ किया, जो हिंदी सिनेमा में किया है, इसलिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। तो अब देखते हैं हम, और आप इस जो पिक्चर इसके थ्रू समझने का प्रयास कीजिए कि ये कौन कौन से अवार्ड है। ये पद्म विभूषण, भूषण, और ये श्री, ये भारत रत्न, और ये दादा साहेब फाल्के अवार्ड है। और आप यहाँ पर और अच्छे से देखने का प्रयास कीजिए कि ये तीनों अवार्ड किस लिए दिए जाते हैं, भारत रत्न किस लिए दिया जाता है, ये हॉकी वाला जो अवार्ड है किसके लिए दिया जाता है। तो इस तरह से आप इसको और अच्छे से देख कर एनालिसिस कीजिए, पिक्चर से आप इमेजिन कीजिए, यानी एक वीडियो बनाने का प्रयास कीजिए अपने दिमाग में कि ये किसके लिए दिया जा रहा है। अब बढ़ते हैं अगली खबर पर। तो विदेशी मुद्रा भंडार 8.13 अरब डॉलर घटकर 537 अरब डॉलर हुआ। तो देश के विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट का सिलसिला जारी है और अभी 537 अरब डॉलर रह गए हैं। वैश्विक घटनाक्रमों के कारण रुपए की विनिमय दर में गिरावट को रोकने का जारी प्रयासों के बीच विदेशी मुद्रा भंडार में यह कमी आई है। अब विदेशी मुद्रा भंडार की बात की तो इसको देखने का प्रयास करते हैं। तो विदेशी मुद्रा भंडार में जैसे सोना है, एसडीआर यानी जो स्पेशल ड्राइंग राइट्स हैं ऑफ द आईएमएफ, फॉरेन करेंसी एसेट, कैपिटल इनफ्लो टू द कैपिटल मार्केट्स, एफडीआई एंड एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग एंड रिजर्व इन द आईएमएफ, तो इन सबको शामिल किया जाता है। इसमें फॉरेन रिजर्व में तो यहाँ पर कंपोनेंट ऑफ द फॉरेन रिजर्व दिखाया हुआ है कि जिसमें फॉरेन करेंसी एसेट को शामिल किया जाता है, गोल्ड रिजर्व को शामिल किया जाता है, एसडीआर जो आईएमएफ के पास रखी है उसको शामिल किया जाता है, रिजर्व ट्रेंच इन आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स के पास जो रखा गया है उसको शामिल किया जाता है। अब यहाँ पर दिखाओ कि फॉरेन करेंसी एसेट जो बिगेस्ट होता है किसके बाद, गोल्ड के बाद दूसरा फॉरेन रिजर्व में। अब एक अन्य मैप के थ्रू समझने का प्रयास कीजिए कि चाइना द बिगेस्ट फॉरेन करेंसी होल्डर, द रैंकिंग ऑफ स्टेट होल्डिंग मोस्ट फॉरेन करेंसी रिजर्व वर्ल्ड वाइड। यहाँ पर दिखाओ कि चाइना सबसे ज्यादा। अब चाइना और भारत के आप देखने का प्रयास कीजिए कि जो करेंसी होल्डर में कितना बड़ा गैप है, ये 3140 करेंसी होल्ड करके रखता है और भारत को देखने का प्रयास कीजिए कि 400 केवल फॉरेन रिजर्व है। तो आप दोनों में जो जमीन आसमान का फर्क दिख रहा होगा आपको, इधर जापान का दिखा हुआ है, सऊदी अरब का दिखा, स्विट्जरलैंड का दिखा हुआ है, सऊदी अरब का दिखा हुआ, हांगकॉन्ग का दिखा हुआ है। अभी भारत को बहुत ज़्यादा प्रयास करने की जरूरत है इसमें। तो अब बढ़ते हैं अगली खबर पर। एक दूसरे के विरुद्ध अपनी जमीन का इस्तेमाल नहीं होने देंगे भारत नेपाल। तो भारत और नेपाल एक दूसरे के विरुद्ध राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के लिए अपनी जमीन इस्तेमाल नहीं होने देंगे। दोनों देशों के सशस्त्र बल सीमा बल के अधिकारियों ने भारत नेपाल सीमा के जरिए तीसरे देश के नागरिकों के अवैध रूप से सीमा पार करने की घटनाओं को रोकने के प्रयास पर यह चर्चा की है। तो पाकिस्तानी और चीनी नागरिकों का नेपाल सीमा से प्रवेश रोकने पर जोर। अब हम नेपाल की मैप को देखते हैं। तो ये नेपाल का मैप हो गया है। तो ये हिमालय वाला क्षेत्र अवस्थित हो गया है नेपाल, यानी जो नेपाल है किस में अवस्थित आ रहा है, तो नेपाल ये हिमालय वाले माउंटेन्स रेंज में अवस्थित आ रहा है। यहीं पर जो लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय, ये तराई वाला क्षेत्र दिखाया हुआ नीचे की साइड, ये कोशी रिवर्स जो फिर बिहार में इंटर करती हैं, फिर नारायणी रिवर्स, ये काठमांडू इसकी राजधानी हो गई है, ये लुम्बिनी, ये नेपालगंज, ये रॉयल बर्डिया नेशनल पार्क हो गया, ये काली रिवर्स हो गई हैं, ये रारा नेशनल पार्क्स हो गए हैं, ये माउंट एवरेस्ट, ये सागर माता नेशनल पार्क्स, इधर कंचनजंगा अवस्थित हो गई जो सिक्किम और नेपाल के बीच में हो गई है। और इधर ऊपर की साइड किसकी देश के साथ इसकी सीमा लग रही है, तो इधर चाइना से इसकी सीमा लग रही है, इधर उत्तराखंड से लग रही है, इधर यूपी से, बिहार से, सिक्किम से, पश्चिम बंगाल से इसकी सीमा लग रही है भारत के राज्यों से। ये ललितपुर, भगतपुर, ये धरम बाजार। तो इस तरह से आप और इसका अच्छे से एनालिसिस कीजिए। अब देखते हैं अगली खबर को। तो मुक्त, स्थिर व सुरक्षित हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए अमेरिका प्रतिबद्ध। तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि एक मुक्त, खुला और स्थिर व सुरक्षित हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति अमेरिका प्रतिबद्ध है। वाशिंगटन में गुरुवार को प्रशांत क्षेत्र के दर्जन भर द्वीपीय देशों के सम्मेलन में बाइडेन ने कहा कि आने वाले वर्षों में सामरिक रूप से महत्वपूर्ण इस क्षेत्र में इतिहास का बड़ा हिस्सा लिखा जाएगा। हिंद प्रशांत क्षेत्र को सुरक्षित रखने और इसे चीन के बढ़ते खतरे से बचाने के लिए इस तरह की परिचर्चा का आयोजन पहली बार किया गया है। तो अब हम हिंद प्रशांत क्षेत्र की इंपॉर्टेंस को देखते हैं। यहाँ पर दिखाओ द इंडो पैसिफिक रीजन। तो ये इंडो और पैसिफिक वाला रीजन हो गया। अब इसमें कितनी 38 कंट्रीज
शामिल की जाती है इंडो पैसिफिक रीजन में। 44% ऑफ वर्ल्ड सरफेस एरिया, 65% वर्ल्ड पॉपुलेशन यहीं पर अवस्थित है। 62% वर्ल्ड जीडीपी में योगदान देता है। 46% वर्ल्ड मर्केंटाइज ट्रेड में इसकी हिस्सेदारी है। 55% वर्ल्ड कंटेनर ट्रेड यहीं से होकर निकलता है। और शिपिंग बॉम्ब एनर्जी ट्रांसपोर्ट तो 70% इसका योगदान हो गया है। अब हम एक अन्य पिक्चर के थ्रू इसका और अच्छे से इंपॉर्टेंस समझते हैं। द इंडो पैसिफिक जो ग्लोबल जीडीपी उसमें 60% का प्रोड्यूस करता है। जो ग्लोबल ग्रोथ है उसमें 2/3 का योगदान देता है। 2030 तक 2.4 अरब नए मध्यम वर्ग के सदस्यों में से 90% इस क्षेत्र से आएंगे। यानी जो न्यू मिडिल क्लास आएगी वो किस वर्ग से आएगी, तो वो इंडो पैसिफिक क्षेत्र से आएगी। यहाँ पर दिखाऊं कि यूरोपीय संघ के बाद 4 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में से 3 का घर, 3 कौन सी है, तो चाइना, इंडिया, जापान। डिजिटल अर्थव्यवस्था और तकनीकी विकास में भी सबसे आगे है कौन सा, इंडो पैसिफिक रीजन। और वैश्विक मूल्य श्रृंखला और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और निवेश प्रवाह का केंद्र भी है एक तरह से इंडो पैसिफिक क्षेत्र। इसलिए इसकी इतनी इंपॉर्टेंस है कि आप हर दिन न्यूज़पेपर उठाएंगे तो आपको इंडो पैसिफिक जो दिखे शब्द है वो हर पेज में, यानी जो अंतर्राष्ट्रीय पेज में उसमें हर दिन आपको ये पेज दिखेगा। तो इसलिए हमें इसकी इंपॉर्टेंस को समझना जरूरी है। क्यों कि आज चाइना है या अमेरिका है या भारत जो अपना इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अपना जो एक तरह से विस्तार करना चाहते हैं। आज की जो ग्लोबल पॉलिटिक्स है उसका जो केंद्र बिंदु भी एक तरह से इंडो पैसिफिक क्षेत्र बना हुआ है। तो इसलिए हमें इसकी इंपॉर्टेंस को देखनी है। अब बढ़ते हैं अगली खबर पर। काबुल के स्कूल में आत्मघाती बम धमाके में 19 की मौत, 21 जख्मी। तो अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में शुक्रवार को एक शिक्षण संस्थान में आत्मघाती बम धमाके में 19 लोगों की मौत हो गई जबकि 27 घायल। अब हम अफगानिस्तान के मैप को देखते हैं। तो ये अफगानिस्तान का मैप हो गया। इसकी सीमा किसके साथ लग रही है, तो इधर ईरान से, पाकिस्तान से, इधर भारत से इसकी सीमा लग रही है 106 किलोमीटर, तजाकिस्तान से, चाइना से, इधर उज्बेकिस्तान से, तुर्कमेनिस्तान से इसकी सीमा लग रही है। इसकी राजधानी क्या होगी, काबुल। कौन सी नदी के किनारे अवस्थित है, तो काबुल की नदी। काबुल किसकी सहायक नदी, तो सिंध यानी जो इंडस नदी उसकी सहायक नदी है। इसमें आप देखने का प्रयास कीजिए तो ये हेलमंड रोड नदी है जो इसके बीचों बीच से होकर निकल रही है। हिंदू कुश जो पर्वतमाला है वो अवस्थित हो गई, इधर पामीर की हो गई है। अब इसकी कुछ महत्वपूर्ण सिटी को देख लेते हैं तो मजार शरीफ, फिर गजनी, हेराट, ये फरा, ये जरंज, ये कंधार हो गया है यहाँ पर। ये अमुदरिया इसकी सीमा बना रही है उज्बेकिस्तान के साथ, तजाकिस्तान के साथ। तो इस तरह से हमें इन सिटी के साथ इन नदियों को भी देखना है, इसके साथ कौन सी रेंज इसमें अवस्थित है। क्योंकि जो सिटी का हमने नाम लिया है ये इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाती है। गजनी का नाम लिया हमने, कांधार का नाम लिया और काबुल का नाम लिया है। तो इस तरह से हमें इसके मैप को देखना है। अब बढ़ते हैं अगली खबर पर। तो सूर्य से उठी मध्यम श्रेणी के सौर तूफान की बड़ी ज्वाला। तो सूर्य की सतह से शुक्रवार सुबह एम क्लास यानी मध्यम श्रेणी का सौर तूफान की ज्वाला निकली। इससे पहले सी क्लास यानी छोटा और सौर तूफान की ज्वाला निकल चुकी है। ऐसे में सन स्पॉट के अधिक सक्रिय होने की आशंका जताई जा रही है। आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान एरिज के वैज्ञानिक इसे पूरी घटनाक्रम को नजर बनाए हुए हैं। 25वें सोलर साइकिल में सूर्य धीरे धीरे सक्रिय होने लगा है। इस कारण एक्स क्लास यानी बड़े विस्फोटक वाला सौर तूफान तक की ज्वालाएं पिछले 6 माह के अंतराल में इससे निकल चुकी हैं। सन स्पॉट से खतरा है तो इसको चिंता है क्यों इतनी, तो एक्स क्लास की ज्वाला सबसे ताकतवर होती हैं जो बड़े पैमाने पर रेडियो ब्लैकआउट के अलावा सैटेलाइट और धरती पर पावर ग्रिड को नुकसान पहुंचा सकती हैं। आने वाले दिनों में सन स्पॉट का बढ़ना जारी रहा तो इससे शक्तिशाली ज्वालाएं निकल सकती हैं और वे पृथ्वी की तरफ आ सकती हैं। ये होते हैं सन स्पॉट। तो सन स्पॉट सूर्य की सतह पर ऐसे क्षेत्र होते हैं जो काले दिखाई देते हैं। इनका रंग काला होता है। ये सतह के अन्य हिस्सों की तुलना में ठंडे होते हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक सौर किरणों का एक अचानक विस्फोट होता है जो सन स्पॉट के पास चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं के उलझनों के कारण होता है। ऐसा होता है ज्वालाओं का निर्धारण। तो सौर तूफान को नापने के लिए खगोलविद उन्हें 3 श्रेणियों में नापते हैं। एम श्रेणी का तूफान मध्यम आकार के विस्फोट को दर्शाता है। सी श्रेणी का तूफान छोटे तूफान और एक्स श्रेणी का तूफान बड़े विस्फोट को दर्शाता है। इस पैमाने में 1 से लेकर 9 तक की संख्याएं ज्वालाओं की तीव्रता को बताती हैं। तो हमने देख लिया कि सन स्पॉट क्या होते हैं, कैसे निर्धारण किया जाता है, इसका खतरा क्या है और इसको लेकर क्यों है चिंता है। अब हम एक जीआई फाइल से समझते हैं। अब इस पिक्चर में जो सन स्पॉट है उसको समझने का प्रयास कीजिए कि किस तरह से सन उसमें ज्वालाएं निकल रही हैं। एक अन्य पिक्चर के थ्रू देखने का प्रयास कीजिए कि किस तरह से सूर्य धधक रहा है, किस तरह से उसमें विस्फोट हो रहा है, किस तरह से एनर्जी रिलीज हो रही है।
अब हम उससे पहले सन के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो इसकी एज कितनी, तो 4.6 बिलियन ईयर्स। टाइप किस तरह का, तो येलो ड्वार्फ है। इसका मास दिखाया हुआ है। सोलर सिस्टम का केंद्र होता है एक तरह से, तो यहाँ पर दिखाया है कि सोलर सिस्टम का केंद्र है सूर्य। ये 99.6% जो सोलर सिस्टम है उसका मास रखता है सन। ये सनलाइट जो सूर्य से सनलाइट जो है अर्थ पर आने पर कितना समय लगता है, तो 8.3 मिनट लगता है। इस पे कौन सी गैस प्रेजेंट है इनसाइड द सन, तो यहाँ पर दिखा है कि हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा प्रेजेंट है, फिर हेलियम, फिर कार्बन और फिर अदर्स। तो हाइड्रोजन ही जब कंबाइन होती है दो हाइड्रोजन तो हीलियम मिलती है, और उसी के साथ जो एनर्जी रिलीज होती है तो वो हमें मिलती है। फिर धीरे धीरे हाइड्रोजन खत्म होने लग जाएगी, तो इसकी जो एज दिखाई हुई उसके बाद इसमें एक बड़ा सा विस्फोट होगा, तो इसकी जो जीवन है वो अंत हो जाएगा। इसीलिए तो हम जो दूसरे ग्रहों पर खोज क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे की वजह क्या है कि हमें पता है कि सूर्य की जो लाइफ है वो सीमित है, तो हमें आने वाली नई पृथ्वी को भी खोजना जरूरी है। अब हम एनाटॉमी ऑफ द सन को देखने का प्रयास कीजिए। इसके बीचों बीच में क्षेत्र कौन सा हो गया, तो कोर। इसके बाद हो गया रेडियो एक्टिव जोन, उसके बाद हो गया कन्वेक्शन जोन, उसके बाद कौन सा हो गया, तो फोटोस्फीयर, उसके बाद क्रोमोस्फीयर और फिर कोरोना। तो सबसे आखिरी लेयर कौन सी आती है, तो कोरोना। सबसे अंदर की लेयर कौन सी, तो कोर वाला क्षेत्र हो गया। फिर उसके बाद कन्वेंशन जोन और जो कोर क्षेत्र उसके बीच में कौन सी जोन है, तो रेडियो एक्टिव जोन है। फिर बात करते हैं तो फोटोस्फीयर जोन की, तो वो कौन सी दो लेयर्स के बीच में आ रही है, तो कन्वेक्शन जोन और क्रोमोस्फीयर के क्षेत्र के अंदर आने का प्रयास की। क्रोमोस्फीयर के बाद कौन सी लेयर है, तो कोरोना है। उससे पहले कौन सी लेयर है, तो फोटोस्फीयर लेयर है। तो इस तरह से हमें इसके एनाटॉमी को समझना था। अब बढ़ते हैं अगली खबर पर। हमारा विश्लेषण तो अब यही समाप्त होता है। अब हम जो गूगल मैप है उससे एनालिसिस करते हैं जिन कंट्रियों का हमने जिक्र किया है। तब हम आ गए हैं गूगल मैप पर। तो गूगल मैप पर हम देखते हैं सबसे पहले आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेस, तो इसकी इमेज देखते हैं हम। ये आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान एरिस, ये उत्तराखंड में अवस्थित है, उत्तराखंड की वादियों में। अब हम अफगानिस्तान को देखते हैं। ये अफगानिस्तान का मैप हो गया। इसकी सीमा देखने का प्रयास कीजिए। ईरान से लग रही, इधर पाकिस्तान से, इधर भारत से, इधर तजाकिस्तान से, इधर चाइना से हो गई है। उसके बाद उज्बेकिस्तान से, तुर्कमेनिस्तान से इसकी सीमा लग रही है। इधर काबुल इसकी राजधानी हो गई है। ये जलालाबाद हो गया। ये मजार शरीफ हो गई है, इसके सिटीज़ महत्वपूर्ण सिटीज़ में शामिल है। ये हेरात, ये कंधार हो गया है, ये गजनी वाला क्षेत्र। तो इसका सैटेलाइट व्यू देखने का प्रयास, तो इधर हिंदू कुश रेंज आ गई, इधर पामीर का पठार आ गया है, और इसके बीच में से ये हेलमंड रिवर से होकर निकल रही है। इसमें देखने का प्रयास कीजिए तो ये आपको ये एक लाइन जैसी दिखाई देगी यहाँ पर, ये देखिए। तो ये कौन सी रिवर है, ये हेलमंड रिवर्स हो गई है। और यहाँ पर आपको ये पर्वतीय क्षेत्र दिखाई देगा, जो हिंदू कुश वाली रेंज हो गई है, पामीर वाली। अब हम नेपाल वाले क्षेत्र पे चलते हैं। तो ये नेपाल वाला क्षेत्र हो गया है। यहाँ पर जो नेपाल है उसकी प्रकृति को देखने का प्रयास कीजिए आप। ये हिमालय वाले क्षेत्र में आपको बता रहा था, ग्रेटर हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय। यहाँ से जो नदियाँ हैं वो फिर भारत में इंटर करती हैं। ये देखने का प्रयास कीजिए कि दो जो पर्वत है उनके बीच में किस तरह से घाटियाँ हैं, नदी घाटियों का निर्माण होता है। और यहाँ पर एक डाल दिखाई हुई है। और यहाँ पर जो घर के शेप है उनको देखने का प्रयास कीजिए कि घर के शेप ऐसे ही क्यों हैं।
तो आपको यहाँ से जो बर्फ है उसे लिंक कीजिए। यहाँ पर देखने का प्रयास कीजिए कि किस तरह से जो यहाँ की आबादी है वो किस तरह से जो पर्वतों पर बसी हुई है। अब हम गुजरात और जो मुंबई की राजधानी उनको देखने को पड़ते हैं, जहाँ वंदे भारत एक्सप्रेस का जो रूट है वो निर्माण किया जाएगा। तो ये गोथरा या गोथरा कांड हुआ था, अभी चर्चा में बना हुआ था पिछले कुछ दिनों पहले। ये वडोदरा, अहमदाबाद, ये राजकोट, जामनगर, द्वारका, पोरबंदर, जूनागढ़, अमेरली, भावनगर, जिस पे हमने कल बात की थी, ये भरूच, सूरत, और यहीं से अहमदाबाद, वडोदरा, भरूच, सूरत, यहाँ से होते हुए वापसी से होते हुए मुंबई, तो यहाँ जो वंदे भारत एक्सप्रेस है उसको चलाई जाएगी। आप यहाँ पर देखने का प्रयास कीजिए, आपको नर्मदा रिवर दिखेगी जो अरब सागर में जाकर गिर रही है। ये गांधीनगर ये वाला क्षेत्र हो गया, ये साबरमती के किनारे अवस्थित है। जो गुजरात में गेम्स आयोजित हो रहे हैं उनका दिखाया हुआ है, ये शुभंकर को दिखाया हुआ है। जो पहले कहाँ होते तो केरला में हुए थे उससे पहले। तो नेशनल गेम्स का लोगो दिखाया हुआ है इधर। अब आप द्वारका को देखने का प्रयास कीजिए, द्वारका। जिस द्वारका की हम बात कर रहे थे वो ये यहीं पर अवस्थित है, अरब सागर के, यानी जो गुजरात है उसके तट वाले क्षेत्र पर ही है, ओखा। तो इस तरह से हमें गूगल मैप को भी देखते रहना है। तो हमारा जो एनालिसिस है ये समाप्त करते हैं। धन्यवाद। आप अपने सुझाव जरूर दीजिए कमेंट में, ताकि हम और इसमें इम्प्रूवमेंट कर सकें। धन्यवाद आपका।